IVM हंस वाणी। हंस कथा मासिक अब आवाज की दुनिया में। आप सुन रहे हैं हंस वाणी। पेश है अमरीक सिंह दीप की कहानी तीर्थाटन, जिसे आवाज दे रहे हैं जश्न कलम के कलाकार केसी शंकर। सारे घर को सांप सूंघ गया है। सब लोग हैरान परेशान आवाक। ऐसा हो कैसे गया? किसी को भी रत्ती भर आशंका नहीं थी। सब उनकी ओर से बेफिक्र और आश्वस्त थे। भाई 53-54 साल की औरत के पास शरीर के नाम पर बचता ही क्या है? हड्डियों और मांस का ध्वस्त होता खंडहर। सारी बुर्जियां, मीनारे, कंगूरे, परकोटे और जालियां पस्त और खस्ता हाल, मलबा होने की प्रक्रिया की ओर अग्रसर। सांप के फैले हुए फन की तरह फनफना रहा है बड़ा बेटा। जरा लौट कर तो आने दो कुतिया को, चीर कर रख दूंगा हरामजादी को। बुढ़ापे में गुलछर्रे उड़ाने चली है। अपनी उम्र का नहीं तो हमारी इज्जत आबरू का ही कुछ ख्याल किया होता। हम भी बहन बेटियों वाले हैं, बिरादरी में हमारी भी कोई मान है। अल्लाह जो सुनेगा वही थूकेगा हमारे खानदान पर। बेटियों के रिश्ते किस मुंह से लेकर जाएंगे हम बिरादरी वालों के पास? घर की बड़ी बहू अलग फुफकार रही है। अरे चूल्हे में झोंको ऐसी भूख को, जिंदगी भर भरपेट भकोसा फिर भी नहीं मिटी। थू है ऐसी औरत की जात पर। घर की ईंट ईंट गुस्से से चीख रही है। मार डालो, काट डालो, फूंक डालो, बेहया कुलटा कुलच्छनी। छोटा बेटा अपनी दाढ़ी के बाल अलग नोच रहा है। गधा हूं, उल्लू का पट्टा हूं, परले दर्जे का बेवकूफ हूं यार। बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी मेरी। कमीनी की साजिश ही नहीं भांप पाया। श्रवण कुमार की तरह दौड़ा चला गया था रिजर्वेशन कराने। कैसा कैसा पुरखिन सा संजीदा चेहरा बनाकर बोली थी मुझसे, बेटा राहुल, बहुत अरसा हो गया है घर से बाहर निकले। दम घुटने लगा है मेरा। बड़ी साध है वृंदावन जाने की। वो सहमत हो गया था, पर अपनी दुविधा छुपा नहीं पाया था। अरे मां, अकेले कैसे जाएंगी आप? सफर में परेशानी होगी आपको। नम्रता को लेती जाइए साथ आप, ठीक है? छोटी बहू की अपनी अलग परेशानियां थी। अरे मैं कैसे जा सकती हूँ? बच्चों को कौन देखेगा? और ऊपर से हफ्ते भर तक अगर मेरा बुटीक बंद रहा ना, तो वो पिछले गली की माँ शेरा वाली बुटीक की मिसेस मनचंदा मेरे सारे ग्राहक तोड़ देगी। मैं नहीं जा सकती। तभी सुदेश ने हस्तक्षेप किया था। अरे दूध पीती बच्ची नहीं हूं मैं। अकेले कई बार सफर कर चुकी हूं। लॉलीपॉप नहीं हूं कि कोई खा जाएगा। और फिर इस बार मैं अकेले निकलना चाहती हूँ यात्रा पर। अपने ढंग से घूमना फिरना और जीना चाहती हूँ। नम्रता मन ही मन हंसी थी। भीतर एक फिल्मी गीत कौंध गया था। ए डुडुम डुम, क्या बोलती तू? पर उसने राहत की सांस ली थी। इन पुराने ठूंठ लोगों के साथ घूमना भी एक अजाब है। चलेंगे कम, हाँफेंगे ज्यादा, और 100 तरह की नुक्ताचीनियां अलग। पर उसे क्या पता था कि इस उम्र में मम्मी राधा हो जाएगी। नम्रता को याद हो आया, पिछले कुछ महीनों से मम्मी की जीवन शैली तेजी से बदलती जा रही थी। पहले वो सफेद या बुझे हुए धूमिल रंगों की साड़ियां पहनती थी। निरंतर बीमार रहने के बावजूद सुबह कमरा बंद कर घंटा भर तक पूजा करती थी। हर तीज त्योहार पर व्रत रखती थी। शाम को नियम पाबंदी से बड़े मंदिर में प्रवचन सुनने जाती थी। थोड़ा खाती थी, कम बोलती थी। उन्हें देखकर यूं लगता था जैसे जीवन से उनका कोई सरोकार ही नहीं रह गया है। अध्यात्म ने उनके अंदर मृत्यु के दर्शन को यूं कूट कूट कर भर दिया था कि उन्हें ये लगने लगा था कि मृत्यु उनकी सबसे प्रिय सहेली है, जिसके एक ही बुलावे पर उसके साथ उठकर चल देंगी। लेकिन इधर रूही के बर्थडे पर सब उनका पहनावा देखकर दंग रह गए थे।
चौड़े लाल बॉर्डर की तांत की बढ़िया काली साड़ी, 2x2 रूबिया का नए फैशन का काला ब्लाउज और दोनों कलाइयों में लाल कांच की दो चूड़ियां, हल्की गुलाबी लिपस्टिक होंठों पर। इधर शाम के सायों की तरह उनके चेहरे पर उतर रहा झुर्रियों का झुरमुट भी न जाने कहां आलोप हो गया था और चेहरे पर सुबह की ताजी धूप उतर आई थी। एक नवेली सजीवता, ताजगी और प्रफुल्लता आ गई थी उनमें। सब चौंके जरूर थे पर खुश भी हुए थे इस परिवर्तन से। पापा की डेथ के बाद मम्मी अक्सर बीमार रहने लगी थी। नहीं, पता नहीं क्या बीमारी थी कि किसी डॉक्टर के पल्ले ही नहीं पड़ती थी। बस हमेशा थकान बनी रहती थी, भूख नहीं लगती थी, नींद नहीं आती थी, चलते वक्त चक्कर आने लगते थे। थक हार कर डॉक्टरों ने मम्मी की बीमारी को एक ही नाम दे दिया, बुढ़ापा। लेकिन पिछले 7-8 महीनों के अंदर मम्मी की बीमारी अपने आप ठीक हो गई थी। हर किसी ने राहत की सांस ली थी। इधर मम्मी की पूरी दिनचर्या में भी परिवर्तन आ गया था। उन्होंने सुबह की पूजा बंद कर दी थी और सवेरे सवेरे मॉर्निंग वॉक को जाने लगी थी और इसी के साथ योगा केंद्र भी ज्वाइन कर लिया था उन्होंने। पहले वो दोपहर बाद की फुर्सत में हरिओम शरण, अनूप जलोटा, अनुराधा पौडवाल और नरेंद्र चंचल के भजनों की कैसेट सुना करती थी। इधर उनके कमरे से जगजीत चित्रा, बेगम अख्तर, भूपिंदर, गुलाम अली, किशोरी आमोनकर, नुसरत फतेह अली खान और मेहंदी हसन की मंद मंद स्वर लहरियां सुनाई देने लगी थी। रस के भरे तोरे नैन सबरिया, रस के भरे तोरे नैन, काहे मारे मोहे सैन। जब भी वो छत पर कपड़े सूखने के लिए डालने जाती, इन स्वरों को सुनकर ठिठक जाती। गजलें उसकी भी कमजोरी थी, पर राहुल की नापसंदगी की वजह से वो चाहकर भी गजलें नहीं सुन पाती थी। कई बार मन होता था उसका मम्मी के कमरे में जाकर गजलें सुनने का, पर भीतर कोई झिझक थी जो पांवों में लिपट जाती थी। रात कब दबे पांव घर में दाखिल हुई किसी को पता ही नहीं चला। पूरे घर में शोक सा फैला हुआ था। हर चेहरा तनाव से झुलसा हुआ है और उस पर से लज्जा और अपमान की राख जल रही है। घर में घुसाई भुतही रहस्यमयता से बच्चे भी डरे हुए हैं। कठपुतलियों की तरह माँ बाप का कहना मानकर वो जल्दी खाना खाकर सो गए। तनावग्रस्त चेहरों ने अपनी अपनी भूख को धुतकार दिया और बड़ी आस से मुंह जो रहे टेलीविजन को नकार दिया। सब नीचे बड़े बेटे के ड्राइंग रूम में आ जुटे। दोनों बेटे, दोनों बहुएं। बड़े बेटे ने अपने पीछे दीवार पर टंगी अपने पापा की तस्वीर का चेहरा पहन लिया। पापा का बाकी सब कुछ भी उसके अंदर प्रवेश कर गया। शंकालु स्वभाव, स्त्री के चरित्र को देहगज से नापने की वणिक प्रवृत्ति, उसे परपुरुष की छाया भी ना छू सके ऐसी व्यवस्था, उसे पांव के जूती समझने और टान टपट कर रखने का जन्म सिद्ध अधिकार। बड़ी बहू ने घर की सारी बड़ी बूढ़ियों को याद किया। घर की बड़ी बूढ़ियों की प्रेतात्माएं अविलंब उसमें प्रवेश कर गई। छोटे बेटे का चेहरा पुराने शास्त्रागार में बदल गया। छोटी बहू ऐसा कुछ नहीं कर पाई, पर उसने बहुमत के साथ रहने में ही अपनी भलाई समझी। बड़ी बहू थोड़ी पृथुल है, मोटी, इसलिए वो पहनना चाहते हुए भी सलवार कमीज और टॉप और जीन्स नहीं पहनती, लेकिन अपने ब्लाउज की खिड़की खासी खुली रखती हैं। लोकट गले में स्लीवलेस ब्लाउज पहनती है। साड़ी भी नाभि से 6 अंगुल नीचे बांधती है। मोटापा कम करने के लिए वो रोज जिम जाती है। हर हफ्ते ब्यूटी पार्लर आकर अपने चेहरे के भोथरे नक्शों पर धार लगवाती है। किटी पार्टियां करना, पपलू और हाउसी खेलना उसके प्रिय शौक हैं। छोटी बहू सुंदर और स्मार्ट है। अंग्रेजी साहित्य में एमए पास। वो कभी जीन्स और टॉप तो कभी स्कर्ट ब्लाउज या फिर अपने डिजाइन किए नए नए फैशन के कपड़े पहनकर घूमने निकलती है तो बड़ी बहू जल भुनकर खाक हो जाती है। ऐसे में उसके मुंह से एक ही शब्द निकलता है, गश्ती। ड्राइंग रूम की सारी बत्तियां बंद हैं। सिर्फ घर के स्वर्गीय हो चुके मुखिया की दीवार पर टंगी बड़ी सी तस्वीर के नीचे एक चिराग नुमा बल्ब जल रहा है, जिसकी रोशनी दिए की बाती की तरह कभी मंद तो कभी तेज हो जाती है। चिराग नुमा इस बल्ब की अघोरी किस्म की कांपती हुई रोशनी में
घर के मुखिया की तस्वीर का चेहरा गुस्से से कांपता हुआ महसूस हो रहा है। बड़ा बेटा दीवार से सटी सोफे वाली कुर्सी पर बैठा है, छोटा भाई बड़े भाई के ठीक सामने वाली कुर्सी पर। उसके चेहरे पर फ्रेंच कट दाढ़ी मूछें हैं, रह रहकर जिनसे वो एक बाल नोच लेता है और उसे तर्जनी और अंगूठे से मसलता रहता है। कुर्सियों के मध्य गलीचा है, गलीचे के बीचों बीच सेंटर टेबल, गलीचे की पश्चिमी भुजा को छूता लंबा सोफा। सोफे पर दोनों बहुएं एक दूसरे से सटी बैठी हैं। दोनों की आपस में कभी नहीं बनी। बड़ी बहू घोर घमंडी, महास्वार्थी और परले दर्जे की मुंहफट है। अपने और अपने बच्चों के सुख को छोड़कर उसे किसी और के सुख से कोई लेना देना नहीं है। छोटी में इन सब बातों के जीवाणु थोड़े कम हैं। वो थोड़ी संवेदनशील और कलात्मक रुचि की है। टुच्ची टुच्ची बातों पर झगड़ा फसाद शुरू कर देना बड़ी वाली की आदत है। उसकी गालियों और बकवास से तंग आकर छोटी वाली ये कहकर दरवाजा बंद कर बैठ जाती है कि इस पत्थर से कौन अपना सिर फोड़े। बहुओं के इस गृहयुद्ध से तंग आकर गृहस्वामिनी ने पति की मृत्यु के कुछ महीनों बाद ही घर का बंटवारा कर दिया था। ग्राउंड फ्लोर बड़े बेटे को और फर्स्ट फ्लोर छोटे बेटे को। अपने एकांत प्रिय स्वभाव के कारण उन्होंने छत पर बरसाती से जुड़ा कमरा अपने हिस्से में रखा। पर इस वक्त दोनों बहुएं आपसी मतभेद भुला एक दूसरे से जुड़ी बैठी हैं। ड्राइंग रूम में घुटन का रूप अख्तियार कर चुकी चुप्पी आखिर भंग हुई। बड़े बेटे का गुरु गंभीर स्वर गूंजा, अपर्णा, कहाँ है वो चिट्ठी? ले आओ और लाकर सबके सामने पढ़ो, ताकि बाद में कोई ये ना कहे कि हमें मालूम ही नहीं था। छोटे बेटे ने बाल नोचने बंद कर दिए। छोटी बहू आंखें बंद कर अपने भीतर कहीं उतर गई। बड़ी बहू उठी। घर की मर्यादा के भारी भरकम बोझ से उसके दोनों कंधे बुरी तरह से झुके हैं और उसका चर्बीदार सुर्ख गोल चेहरा यूं लग रहा है जैसे बस अभी विस्फोट होगा और चेहरे का सारा लहू फव्वारे की तरह फूटकर बाहर आ जाएगा। वो भारी कदमों से अपने कमरे में जाकर स्टील वाली अलमारी के लॉकर से पत्र निकाल लाई और यथास्थान आकर बैठ गई। पत्र पढ़ने से पहले दाएं हाथ को सिर की सीध में खड़ा कर सबको पत्र दिखाया। पत्र पर मोती से सुंदर अक्षरों में मम्मी का नाम और घर का पता लिखा हुआ है। मम्मी के गुनाह का पुख्ता सबूत। पत्र सबको दिखाने के बाद उसने साइड लैंप चलाया, केस से चश्मा निकाल कर लगाया और पत्र पढ़ने से पहले क्षमा याचना भरी नजरों से अपने स्वर्गीय ससुर की तस्वीर की ओर देखा। उसकी पलकें डबडबा गई। रुमाल से आंखें पोंछ उसने पत्र पढ़ना शुरू किया। प्रिय सुदेश, वृंदावन, 8 अगस्त 1999। हरामजादी, कंजरी। दोनों बेटे चिहुक कर अपनी अपनी कुर्सियों से यूं उछले जैसे कुर्सियों की गद्दियों से अनायास ढेर से खंजर निकल आए हों। अपर्णा का भावुक स्वर में पत्र पढ़ना जारी रहा। मैं तुमसे इसलिए नहीं मिलना चाहता कि मैं तुमसे कुछ हासिल करना चाहता हूं। प्रेम राग में हासिल स्वर वर्जित है। देना, सिर्फ देना और देते ही चले जाना प्रेम का बस थ्याही संस्कार यही है। इस अनुभूति में इंसान अपने प्रेम पात्र को निरंतर भरता रहता है। जब पात्र लबालब भर जाता है और छलकने लगता है तो जो कुछ भी छलकता है वही प्राप्तव्य होता है प्रेम का। हाँ, तो मैं बात कर रहा था कि मैं तुमसे क्यों मिलना चाहता हूं। किसी निराकार ईश्वर को मैं न मानता हूं न जानता हूं। मेरा तो ईश्वर यहीं इस धरती पर है, मुझसे सिर्फ 500-600 किलोमीटर की दूरी पर। मैं उससे जब चाहूं बात कर सकता हूं, छू सकता हूं, उसके साथ घूम फिर सकता हूं। और तुम ये अच्छी तरह से जानती हो कि वो ईश्वर कौन है। राजुल और राहुल का नफरत से किटकिटाया स्वर, सुअर का तुख्म, झूठा, फरेबी, धोखेबाज, शब्दों का शिकारी है साला। औरतें फांसने के लिए क्या बढ़िया शब्द जाल बुनता है, हैं? पत्र का पढ़ना जारी है। सुधी, मैं जानता हूं कि तुम दुनिया से डरती हो। तुम्हारा डर वाजिब है। दरअसल प्रेम को लेकर बहुत भ्रांतियां हैं।
स्त्री और पुरुष के संदर्भ में जहां भी ये शब्द आता है वहीं प्रलय मच जाती है। सब मयान से निकली ऐसी तलवार हो जाते हैं जो खून पीकर ही मयान में वापस लौटती है। ये सच है कि हमारे यहाँ प्रेम को या तो समझा ही नहीं गया, या अगर समझा भी गया है तो उसे सीधे दैहिकता से जोड़ दिया गया है। सच्चाई यह है कि दैहिकता पति पत्नी के संबंधों में तो अनिवार्य होती है, प्रेम में नहीं। जिस समय में हम जी रहे हैं, इस समय में जो विवाह पद्धति प्रचलित है उसका मूलाधार ही आर्थिकता है। पुरुष अब भी पृथ्वी पर धनोपार्जन करने वाली सबसे बड़ी इकाई है और स्त्री इस अर्थोपार्जक की हर तरह से जरूरत पूरी करने, रात दिन उसकी सेवा टहल करने वाली बंधुआ मजूरिन। मैं ये बात दावे के साथ कह रहा हूं कि आर्थिकता के आधार पर देह विनिमय के लिए जो सामाजिक गठबंधन होते हैं उसमें प्रेम जैसी कोमल अनुभूति होती ही नहीं है। दाम्पत्य में, शादी में जिसे लोग प्रेम समझते हैं, दर हकीकत वो प्रेम नहीं, पालतूपन होता है। अगर हम कोई पंछी या जीव पाल लें तो वो पालतूपन वहां भी मिल जाएगा हमें आसानी से। हमारे द्वारा पाला गया जीव या परिंदा कुछ ही दिनों की साहचर्य के बाद हमें देखकर चहकने लगेगा, आह्लादपूर्ण ढंग से उछलना कूदना शुरू कर देगा, पूंछ हिलाएगा और हमारी ओर तेजी से दौड़ता चला आएगा। वो साये की तरह हरदम हमारे साथ बना रहना चाहेगा। कभी शत्रु हम पर हमला करेगा तो उसे फाड़ खाने के लिए दौड़ेगा। हमारे दूसरे शहर चले जाने या बीमार हो जाने पर खाना पीना छोड़ देगा, उदास और गमगीन रहने लगेगा। ये सब इसलिए करता है कि हम उसकी भूख, प्यास और सुरक्षा का पूरा ध्यान रखते हैं, उसे दुलारते पुचकारते हैं। इसलिए इन सारी बातों का प्रतिदान वो इस तरह देता है। तो क्या ये प्रेम है? नहीं, ये विशुद्ध पालतूपन है। अगर ये प्रेम होता तो हमारे द्वारा पालित जीव अपनी जाति और नस्ल के जीवों के साथ भी इसी तरह का व्यवहार करता, उन पर भौंकता नहीं, उन्हें भंभोड़ नहीं डालता। मार धाड़ और हिंसा प्रेम का संस्कार नहीं है, हिंसा पशुता का संस्कार है। अब वो पशुता पालतू हो या जंगली। प्रेम की नमी हमारे मैं के शुष्क बीज को फोड़ती है, हमें हम नाम का खूब घना छायादार वृक्ष बनाती है, फूलों, फलों और सुगंधों से लाद देती है, हमारी संवेदना को कोमल और प्रखर करती है, हमारी सोच और दृष्टि को व्यापकता प्रदान करती है, हमें सामाजिक प्राणी बनाती है। इसलिए हर युग में प्रेम जीवन का सर्वश्रेष्ठ भाव रहा है और रहेगा। इसलिए तुम्हारे प्रति जो मेरा प्रेम है उसे लेकर बहुत ही दो टूक और स्पष्ट हूं मैं। कोई दुविधा या द्वंद्व नहीं है। हमें गर्व करना चाहिए कि प्रकृति ने हमें इसके योग्य समझा और इस नियामत से हमें नवाजा। उम्र के जिस मोड़ पर आकर हमें यह नियामत हासिल हुई है, इस उम्र में अक्सर लोग ईश्वर और आध्यात्म की ओर मुड़ जाते हैं। हम मोक्ष प्राप्ति के उपाय खोजने लगते हैं। जीवन और संबंधों से उनके सारे सूत्र टूट जाते हैं। परिवार के लिए वो ऐसे टूटे फूटे फालतू सामान की तरह हो जाते हैं जिसे चाह कर भी बाहर नहीं फेंका जा सकता। हमें शुक्रगुजार होना चाहिए इस एहसास का, जिसने हमें इन सब अभिशापों से तो बचाया ही, हमारे अंदर मंद पड़ रही जीवन की लौ को भी प्रखर कर दिया है, हमारे जीवन को नई अर्थवत्ता प्रदान की है। अब लिखो कि वृंदावन कब आ रही हो। एक बार, सिर्फ एक बार मैं अपने ईश्वर का साक्षात्कार करना चाहता हूं। सिर्फ तुम्हारा श्रीधर। सन्नाटा। ड्राइंग रूम में बैठे हर व्यक्ति के भीतर बाहर, दिल में, दिमाग में, सोच में, हर जगह, हर कहीं किसी को न कुछ समझ आ रहा है न सूझ रहा है। स्तब्ध ड्राइंग रूम में पत्र के शब्दों की अनुगूंज चिंगारियां छोड़ रहे चक्र की तरह नाच रही है। अपर्णा और नम्रता के माथे कांसे के घंटे में बदल गए हैं। उन पर रह रहकर एक ही शब्द जोर से टंकार कर उठता है, पालतूपन, पालतूपन, पालतूपन। सहसा अपर्णा को यूं लगा जैसे उसकी रीढ़ के छोर से पूंछ उगना शुरू हो गई हो। नहीं नहीं। सन्नाटा झंझनाकर बिखर गया। सबकी सहमी आवाज एक साथ निकली, क्या हुआ अपर्णा?
घिघियाई सी अपर्णा ने मेज पर रखे जग से गिलास में डालकर पानी पिया, माथे पर चुचुहा आए पसीने को पूछा, कुछ नहीं। वो पापा जी की तस्वीर की ओर लगातार एक तक देखते रहने से पता नहीं क्यों डर गई मैं। सहमी हुई नम्रता भी है। वो बार बार मुट्ठियां खोल बंद कर रही है, जैसे मुट्ठियों में वो कुछ कैद करने की कोशिश कर रही हो, पर मुट्ठियों की दरारों से सब रेत की तरह गिर जाता हो। राजुल और राहुल अब चाह कर भी गालियां नहीं बक पा रहे। उनके भीतर जितना कुछ कुरूप, कुत्सित और अश्लील है, वो कमंद फेंक कर जिह्वा के कंगूरों पर चढ़ने की कोशिश तो करता है, पर ऊपर से पता नहीं कौन रस्सी काट देता है। आखिर बमुश्किल थूक गटकने के बाद राजुल ने प्रश्न किया, अपर्णा, आखिर ये पत्र तुम्हें मिला कहां से? वो रूही के स्कूल में 15 दिन बाद धार्मिक श्लोकों, चौपाइयों और भजनों की अंताक्षरी है। मैंने सोचा कि मम्मी के कमरे से रामायण लाकर रूही को चौपाइयां और दोहे याद करा दूं। मम्मी का कमरा खोलकर जब रामायण निकाली तो उसी के बीच से गिर आई। राजुल ने अपर्णा के हाथ से पत्र ले लिया, उसे सूंघा, फिर किसी दक्ष जासूस किसी नजर से पत्र पर लगी मोहर देखी। महीने भर पहले की तारीख। आखिर चिट्ठियों का ये चोंचला कब और कैसे शुरू हुआ? हमें भनक तक क्यों नहीं लगी? अपर्णा के अवचेतन से कुछ उलझे उलझे से सूत्र उभरे। धीरे धीरे उनकी गठानें खुलने लगी। दोपहर 1 बजे आती है डाक। इधर 6-7 महीनों से मम्मी दोपहर 12 बजे से आकर बरामदे में बैठ जाती थी। इन दिनों घर की सारी डाक भी वो ही रिसीव कर रही थी। मौके की नजाकत देखकर उसने सबके सामने उद्घाटित कर दिया, कमबख्ती पुराने लोग होते बहुत घाघ हैं। राहुल ने फिर अपनी दाढ़ी का एक बाल नोच लिया। भयभीत अपर्णा ने इस प्रेम प्रसंग की बाकी गठानें भी खोल दी। उसने पता नहीं कहां से मम्मी की डायरी निकालकर मेज पर रख दी। प्रेम पत्र पढ़ने के बाद उसने पापा की दीवार पर लगी फ्रेम की हुई तस्वीर के पीछे से खोज निकाली थी डायरी। मम्मी की डायरी। डायरी और मम्मी। हैरानी का एक और भीषण हमला हुआ। कई भ्रम क्रिच क्रिच हुए, कई मान्यताएं मुंह के बल गिरी, सबकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। आहत राजुल करहा उठा, अपर्णा और नम्रता, तुम दोनों घर में रहकर करती क्या हो? तूफान आकर घर में इतनी बड़ी तबाही मचा गया और तुम लोगों को खबर तक नहीं हुई। बड़े शर्म की बात है। औरतों के कान तो इतने पतले होते हैं कि उन्हें घर बैठे पूरे मोहल्ले की खबर लग जाती है। अच्छा छोड़ो, डायरी में देखो क्या लिखा है। 14 फरवरी सन 1999। दोनों बेटों ने मन ही मन हिसाब लगाया। 8 महीने। 8 महीने यानी कि 240 दिन, 240 रातें उनकी मम्मी उनके पापा की याद को ताक पर रखकर पराये मर्द के ख्यालों में डूबी रहीं, सपनों में खोई रहीं। थू है उन पर, उनके सुपुत्र होने पर। डायरी पढ़ते हुए अपर्णा की आवाज अलोप हो गई। मम्मी की आवाज मुखर हो उठी, तुम्हारी कहानी मृगतृष्णा पड़ी। हैरान हूं, न मैं तुमसे कभी मिली न तुम मुझसे, फिर तुम मुझे इतनी गहराई से कैसे जानते हो? मेरी आत्मा की पीड़ा के रेशे रेशे से कैसे वाकिफ हो? क्या कोई जादुई आईना है तुम्हारे पास, या कि पिछले जन्म के मेरे कुछ लगते हो? जवाब जरूर देना। पांच मार्च सन 1999। तुमने उत्तर दिया, ज़ह नसीब, मेरे बारे में सब कुछ तो जानते हो, फिर और क्या जानना चाहते हो तुम? मेरा स्थूल परिचय तो सुनो। 2 अदद शादीशुदा बेटों और 1 अदद शादीशुदा बेटी की मां हूं मैं। पति नामक सिंदूर मांग से मिट चुका है। पति के शक्की स्वभाव ने न कोई दोस्त बनने दिया, न कोई सहेली रहने दी। घर, परिवार और संतान, ये सब भी रेगिस्तान ही निकले। ऊपर से देखने पर सब कुछ है, लेकिन भीतर सिर्फ एक खोखल है, जिसमें मेरा अकेलापन डरा सहमा दुबका रहता है। अपने होने की तलाश इधर बेचैनी की हद तक बढ़ गई थी। कहां कहां नहीं भटकी, किस किस पीर मुर्शिद के दर पर दस्तक नहीं दी, किस किस आस्था की ड्योढ़ी पर नाक नहीं रगड़ी।
पर निष्कर्ष एक ही रहा, ईश्वर और अध्यात्म कोरी बकवास है। मोक्ष मौत का ही दूसरा नाम है। साहित्य में स्कूल के दिनों से रुचि थी, थक हार कर उसी की ओर लौटी। उसी ने मुझे फिर से जीवन का पता दिया। शुक्रगुजार हूं मैं उसकी। अगले दिन मम्मी के कमरे की सघन रूप से तलाशी ली गई। महीनों बाद मम्मी के कमरे में आए राजुल और राहुल कमरे का हुलिया देखकर दंग रह गए। उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ कि ये मम्मी का कमरा है। जैसे किसी ने वर्षों से न नहाए व्यक्ति को खूब साबुन रगड़ रगड़ कर नहलाया हो और उसे कपड़े पहनाकर उसकी आंख में काजल आंच दिया हो। कमरे में जहां पहले एक बोसीदा सी चीकट गंध भरी रहती थी, उसकी जगह बहुत प्यारी भीनी भीनी खुशबू ने ले ली है। दोनों ने गहरे लंबे श्वास खींचकर पता लगाने की कोशिश की कि कहां से आ रही है ये गंध। शायद इधर मम्मी द्वारा पूरी छत के किनारे किनारे लाकर सजा दिए गए फूलों के गमलों से आ रही है, या कि कमरे के पूजा वाले कोने में रखे रहने वाले लकड़ी के छोटे से मंदिर के मॉडल को हटाकर वहां स्थापित कर दी गई फुट भर ऊंची पीतल की काली एनोडाइज्ड सरस्वती की कलात्मक प्रतिमा के सामने बुझी हुई अगरबत्तियों की राख से आ रही है। या फिर कमरे में कुछ ऐसा है जो दिखाई नहीं देता लेकिन है विलक्षण खुशबू से भरा। नम्रता और अपर्णा भी इस खुशबू को पूरी शिद्दत से महसूस कर रही हैं। दोनों अपने ढंग से इस सुगंध का स्रोत तलाश कर रही हैं। आखिर अपर्णा झुंझलाई उठी, उफ, कैसी है ये खुशबू? लगता है पागल ही कर देगी। अरे जल्दी जल्दी काम निपटाओ तुम, मैं इस कमरे में ज्यादा देर नहीं ठहर सकती। नम्रता अलग हैरान है। मम्मी में यह कलात्मकता कहां छुपी हुई थी? पीतल की काली एनोडाइज सरस्वती की खूबसूरत प्रतिमा, खिड़की और दरवाजे के घुंघरू वाले पर्दे, न जाने कब मम्मी द्वारा बनाई गई मधुबनी शैली की पेंटिंग, दहकते हुए पलाश वन का दीवार पर लगा बड़ा सा पेपर पोस्टर, ढेर सी साहित्यिक किताबें, पत्रिकाएं, कलात्मक कैसेट स्टैंड। पैसों के मामले में मम्मी पूरी तरह से आत्मनिर्भर हैं। पापा की खासी पेंशन मिलती है उन्हें। फिर पहले ये सब क्यों नहीं था? तलाशी का काम कई घंटे चला। ढेर के ढेर प्रेम पत्र मिले, प्यारे प्यारे ग्रीटिंग कार्ड मिले, मम्मी को केंद्र में रखकर लिखी गई कविताएं मिली। दोनों बेटों ने अपने सिर ढूंढ डाले। मम्मी और श्रीधर को जी भर कर गालियां दी और दांत पीसते हुए कल्पना ही कल्पना में उनकी कई तरह से हत्या कर डाली। नम्रता यूं तो अपर्णा द्वारा रह रहकर मम्मी को दी जाने वाली फिटकारों और कोसनों के सुर में सुर मिला रही है, पर मन में यह भी सोच रही है कि आखिर मम्मी ने बुरा भी क्या किया। हम लोग की कौन परवाह करते थे उनकी? बच्चे तक उनके पास बैठने से कतराते थे। आखिर वो करती भी क्या? लेकिन कुछ भी हो, गलत तो है ही। शाम ढलते ही सीढ़ियों के दरवाजे की सिटकनी बंद कर दी गई। सबसे पहले मम्मी की साहित्यिक पुस्तकें, जो अलमारी से धार्मिक पुस्तकों को बेदखल कर वहां खुद काबिज हो गई हैं, बाहर निकाली गई। पुस्तकों में प्रमुख है लियो टोल्स्टॉय की एना कैरेनिना, तुर्गनेव की प्रथम प्रेम, अज्ञेय की नदी के द्वीप, राजेंद्र यादव व मन्नू भंडारी की 1 इंच मुस्कान, जैनेन्द्र कुमार की सुनीता, गोविंद्र मिश्र की तुम्हारी रोशनी में, मृदुला गर्ग की चितकोबरा, सिमिन दुबुआर की स्त्री उपेक्षिता, मैत्रेय पुष्पा की चाक व श्रीधर की सारी साहित्यिक कृतियां। तत्पश्चात भक्ति संगीत के कैसेट्स को निर्वासित कर उनका स्थान ले चुके इश्कियां गीतों के कैसेट छांटे गए। इनके गाने वाले हैं बेगम अख्तर, जगजीत चित्रा, किशोरी आमोनकर, शोभा गुरटू, रेशमा, नुसरत फतेह अली खान, गुलाम अली, तलत महमूद वगैरह वगैरह वगैरह। छत के ठीक बीचों बीच मम्मी की सारी किताबें, पत्रिकाएं, इश्किया कैसेट्स, डायरी, प्रेम पत्र, कविताएं और ग्रीटिंग्स का ढेर लगाया गया। घर के बड़े बेटे ने मम्मी के नए सपने को मुखाग्नि दी। सब कुछ धू धू कर जल उठा। इस स्वप्न दहन के बाद मम्मी की अशोक वाटिका उजाड़ी गई, सारे फूल नोच डाले गए, पौधे उखाड़ फेंके गए और सारे गमले फोड़ डाले गए।
अब सबको मम्मी के तीर्थाटन से लौटने का बेसब्री से इंतजार है। आपने सुनी जश्न कलम के कलाकार केसी शंकर की आवाज में अमरीक सिंह दीप की कहानी तीर्थाटन। ये कहानी हंस पत्रिका के मार्च 1999 अंक में प्रकाशित हुई थी। साथ ही राजेंद्र यादव और अर्चना वर्मा द्वारा संपादित कहानी संग्रह 25 बरस 25 कहानियां में भी शामिल की गई थी। सुनिए हंसवाणी को hanshindiMagazine.in पर या IVM पॉडकास्ट ऐप और वेबसाइट पर या फिर अन्य पॉडकास्ट ऐप्स पर। आशा है इस नए सफर में हमें आपका प्यार और साथ मिलेगा। Hey everybody, it's been a great week on the IVM Podcast Network. On Storytellers and Storytellers, we need some conversation with Siddharth Anand Kumar, VP and producer at UD Films. They talk about the impact of Saregama's independent production studio on Indian filmmaking. On the first episode of Raw and Organic, host Kunal Rajput is joined by actor Rohit Saraf. They talk about the stereotypes of fitness in movies, his idea of movement, how challenging it is to physically change for roles, and if given a chance to plan his own workout, what would it be? On Paisa Vaisa, Anupam Gupta is joined by Prashant Sawant, co-founder at Catalyst Wealth. They discuss the various mistakes people make in stock trading. On All Things Policy, Aditya Ramanathan and Suyash Desai discuss China's nuclear strategy and military modernization. And on Say No to Drama, Chetna decodes the drama around being addicted to scrolling on Instagram and how to quit that. Do follow us on social media. We're IVM Podcast on Twitter, Facebook, Instagram, and LinkedIn. And remember, if you're enjoying this show or any of our other shows for that matter, please do tell a friend. Also, do check out our various YouTube channels. You can catch them on IVM Podcast/YouTube. And finally, we'd like to thank our sponsors on the network this week: Cred, Bank of Baroda, Quota, CoinSwitch, Kuber, Flake Coffee, Intel, and Oxfam India. Thank you so much for making this possible. सफर, रास्ते, मंजिल और मुकाम अक्सर ये हमसे कुछ कहना चाहते हैं, पर हम हैं कि अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में इन्हें सुनने से कतराते हैं। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है केशव चतुर्वेदी और मैं आपको ले चलूंगा कुछ ऐसे सफर पर जहां आपको एक नया नजरिया मिलेगा सफर और मंजिलों को देखने का। आइए इन किस्से कहानियों में डूब जाएं। हर मंगलवार और शुक्रवार